हेलो। Hello everyone. Very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस सेशन। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की बहुत बढ़िया तरीके से। सो 2-3 दिन से घर में फेस्टिव का थोड़ा-सा माहौल होगा, है कि नहीं? हमारे यहाँ पर पहले कृष्ण जन्माष्टमी होती है और उसके नेक्स्ट डे रामनवमी सेलिब्रेट की जाती है, तो 2 फेस्टिवल लगातार होते हैं हमारे यहाँ पे। सो आप लोगों के यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे हो। सो बताइए कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए भाई, सभी को नमस्कार, आ जाओ। तो मुझे लगा कि भाई आप लोगों की क्लास ले ली जाए, शुरुआत करते हैं टॉपिक की, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वेरी गुड इवनिंग रानी जी, वेरी गुड इवनिंग सुजीत कुमार जी। चलिए एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। लास्ट क्लास में तब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया था। नीतू जी वेरी गुड इवनिंग, बताइएगा कहाँ तक और कितने टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बताइएगा। लैपटॉप पे क्लास नहीं चल रही, मैं बहुत अच्छी हूँ लैपटॉप में, कोई हो सकता है साइट पे भी कोई इशू चल रहा हो इसलिए ना चल पा रही हो। चलिए सो बताइए जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अनिरब वेरी गुड इवनिंग। अनिरब जल्दी बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ तक कवर किया था, किन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ हम लोगों ने देखे थे और किस बेसिस पर, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन के बेसिस पर यानी कि कार्य के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। सो हम लोगों ने देखे थे कि मानव की अगर मैं बात करती हूँ, मनुष्य का जो जबड़ा होता है, मनुष्य के जबड़े के अंतर्गत कार्य के आधार पर कितने दांत पाए जाते हैं, कार्य कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो कार्य प्रणाली के आधार पर अगर मैं बात करूं दांत होते कितने हैं, तो हमने देखा था कि भाई एडल्ट में 32 होते हैं, बच्चों में 20 होते हैं। और तब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, अगर बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर तब हम बात करते हैं, तो ओरिजिन के बेसिस पर हमारे जबड़े में 2 प्रकार के दांत होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज जो हम देखेंगे, आज हम बात करेंगे फंक्शन के बेसिस पर, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो भाई कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं जो कि हमारे जबड़े के अंतर्गत आए सकते हैं। अब इन 4 प्रकार के दांतों को पढ़ने के लिए हमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है? मोनोफाइडेंट तक हो गया था, ओके गॉट इट। बेसिस ऑफ ओरिजिन, चलिए अयान बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो तब हम फंक्शन के बेसिस पे बात करें, यानी कि अगर हम कार्य के आधार पर बात करें तो हमारे जबड़े में कितने प्रकार के दांत होते हैं। सो हमारे जबड़े के अंतर्गत आपको 4 प्रकार के दांत दिखाई देने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन, यानी कि सीधा सीधा कहे तो कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या फिर अगर मैं यूं कहूं तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो भाई कार्य के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो कार्य के आधार पर तब हम बात करते हैं, तो कार्य के आधार पर आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, ऑफ द 4 टाइप ऑफ। अभी कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं इसको जानने से पहले देखो कौन कौन से 4 होते हैं। तो 4 होते हैं आपके, सबसे पहला कौन सा है, इंसीजर।
फर्स्ट वन दैट इज इंसीजर, यानी जिसको हम जानते हैं कृतांक के नाम से। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा अगर हम बात करते हैं कैनाइन, जिसको हम किस नाम से, रदनक के नाम से जानते हैं। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचोर्णक कहते हैं या फिर प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। अग्रचवर्णक के नाम से हम इसको जानते हैं, या फिर इसी को हम किसका नाम देते हैं? प्रीमोलर का नाम देते हैं। प्रीमोलर के बाद यानी कि हमने क्या कहा? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक के बाद जो आपका दांत होता है, ये कौन सा होता है? आपका मोलर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चौथा दांत है आपका मोलर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं चवर्णक के नाम से। अग्रचवर्णक या फिर अगर हम बात करते हैं चवर्णक। तो ये चार प्रकार के दांत होते हैं जो कि हमारे जबड़े के अंतर्गत पाए जाती है। ठीक है, ये चार प्रकार के दांतों को तब हम पढ़ेंगे तो तब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। दांतों में अगर कैविटी लग जाए, कीड़ा लग जाए, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट को कहते हैं, भाई डेंटिस्ट बताता है आपको कि भाई आपके कौन से दांत में दिक्कत है। तो वो तब आपको बताता है, सीधा नहीं बताएगा कि कैनाइन में है, प्रीमोलर में है या मोलर में है। तो वो ना एक डेंटल फॉर्मूला लिखता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा कि वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में एक दंत सूत्र लिख करके देता है। कुछ ऐसे लिखा होता है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप से लिख करके देता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब सबसे पहले हमें देखना है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र, यानी कि दंत सूत्र क्या है, डेंटल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम डेंटल फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मानव का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मानव के डेंटल फॉर्मूले की बात करें या फिर मनुष्य के दंत सूत्र की बात करते हैं, तो मानव का दंत सूत्र क्या है? व्हाट विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन? बताइए, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये बता दीजिएगा। ओके, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई, हम गए हैं डेंटिस्ट के पास, हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, वाओ। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता क्या है? देखो, अगर हम अपने जबड़े की बात करें, आपने जबड़ा देखा होगा, हमारा जो जबड़ा होता है, अगर हम अपने जबड़े की बात करें, है ना, हमारा जबड़ा कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमारा जबड़ा होता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो बड़ा सा आ किया है आपने कभी शीशे के सामने खड़े हो गए तो बड़ा सा आ करो, बड़ा सा आ। तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा जबड़ा, लाइक दिस। ये जो जबड़ा है, इसको ना फर्दर डिवाइड करते हैं हम, और कितने भागों में? तो इस जबड़े को एक बार आपका वर्टिकली बांटा जाता है और एक बार इस जबड़े को हम हॉरिजॉन्टली बांट देते हैं, कुछ इस तरीके से। एक बार इसको वर्टिकली और एक बार इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया जाता है। तो मानव का जो जबड़ा है कितने भागों में विभाजित हो गया है? तो ये ना आपका 4 भागों में विभाजित हो गया। सबसे पहले देखो, अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ लेफ्ट एंड राइट, वैसे ही नीचे की तरफ लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर दो दो दांत होते हैं और इन दो दांत को हम किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो दो दांत होते हैं इनको हम जानते हैं इंसीजर के नाम से, या फिर इनको हम जानते हैं आपका कृतांक के नाम से। ये कहलाते हैं आपके इंसीजर्स, जिनका काम क्या होता है? काटना किसी भी चीज को। तब आप सेब खाते हो तो आगे से काट के खाते हो। दूसरा ना, थोड़ी सी राक्षस प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, तो यहाँ पर दो नुकीले दांत होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो एक एक दांत होता है। अब ये जो एक दांत होता है, इस एक दांत को हम किस नाम से जानते हैं? एक एक दांत आपको देखने को मिलेगा, और ये जो एक दांत होता है इसको हम जानते हैं कैनाइन के नाम से, या फिर इसको हम कहते हैं रत्नक। ये जाना जाता है कैनाइन या फिर रत्नक, और इसका कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को फाड़ना। तो किसी चीज को फाड़ा जाता है तो फाड़ने का कार्य ये करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, यहाँ पर तीन आपके दो दो दांत, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दो दो दांत आते हैं, और ये जो दो दांत है ये क्या कहलाते हैं? कुछ इस तरीके से दो दांत होते हैं, लाइक दिस,
और इन दो दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रीमोलर। कुछ इस तरीके के दो दो दांत होते हैं, तो इन दोनों दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन दोनों दांतों को हम जानते हैं बेटा प्रीमोलर के नाम से। तो ये जो दो दांत है ये क्या कहलाते हैं? इन दो दांतों को हम जानते हैं आपका प्रीमोलर के नाम से। प्रीमोलर या फिर अग्र प्रवर्णक। प्रीमोलर या फिर अगर हम बात करते हैं अग्र प्रवर्णक, ठीक है। अग्र प्रवर्णक के बाद इसके बाद कौन से दांत आते हैं? तो सबसे आखिरी के 3 दांत होते हैं हमारे जबड़े में, और इन तीनों दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? वैसे ही यहां पर भी कितने होंगे? आपके 3 दांत होंगे। सिमिलर यहां पर भी कितने होते हैं? आपके 3 दांत होते हैं। तो ये जो 3 दांत होते हैं, तो इन 3 दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? ये 3 दांत कहलाते हैं आपके मोलर। इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके मोलर, या फिर इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं बेटा हम चवर्णक के नाम से। मोलर या फिर इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चवर्णक। तो ये है हमारा जबड़ा। अगर हम अपने जबड़े की बात करें कि हमारे जबड़े के अंतर्गत कितने दांत पाए जाते हैं, सो दिस इज व्हाट द डेंटल फॉर्मूला। ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से आप देख पा रहे हो 2123 2123 और 2123 2123। अब आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो डेंटल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यानी कि यदि आपसे मानव वयस्क का, तब मानव वयस्क का पूछा जाए, किसी एडल्ट का अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, वयस्क का जो दंत सूत्र होता है ये क्या होता है? सो दैट विल बी 2123 अपॉन 2123। 2123 अपॉन 2123। 8 और 8। अब देखो ये दांत कैसे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहला आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कुल मिलाकर के कितने? 8 और 8, 16 ऊपर 16 नीचे, यानी कि कुल मिलाकर के कितने दांत है? तो कुल मिलाकर के हो गए टोटल आपके 32 दांत। किसी भी मानव वयस्क के जबड़े की अगर हम बात करते हैं, तो मानव वयस्क में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ एडल्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की अगर हम बात करें, भाई बच्चों के जबड़े में कितने होते हैं? देखो बच्चों का जबड़ा क्या होगा? बच्चों के जबड़े में हमने देखा था 20 दांत होते हैं। अभी 20 दांत को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब इस जबड़े में ना जो आपका थर्ड मोलर है, इस जबड़े के अंतर्गत ये जो तीसरा मोलर है, ये तीसरा मोलर, इसको हम विजडम टूथ या फिर अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं। इस जबड़े में ये जो आपको तीसरा मोलर दिखाई दे रहा है, इसको हम थर्ड मोलर होता है। ये थर्ड मोलर का मतलब क्या है? तीसरा चवर्णक। और ये जो तीसरा चवर्णक होता है, इस तीसरे चवर्णक को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक्चुअल में जो ये थर्ड मोलर है या फिर तीसरा चवर्णक है, इसको हम जानते हैं विजडम टूथ के नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं? विजडम टूथ के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम जानते हैं आपका अक्कल दाढ़ के नाम से। अक्कल दाढ़ हम इसको कहते हैं, या फिर विजडम टूथ का नाम हम इसको देते हैं। और ये जो विजडम टूथ होती है, ये जो अक्कल दाढ़ होती है, ये बच्चों के अंदर एब्सेंट होती है। और जो अक्कल दाढ़ है ना, या फिर तीसरा मोलर है, ये तीसरा मोलर की अगर मैं बात करूं, ये हमारे शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक अवशेषी अंग, जिसका हमारे शरीर के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं है। देखो डेंटल फॉर्मूले की बात करेंगे, चलो अब पहले इस पे आओ। तो डेंटल फॉर्मूले को तो हम देख ही रहे हैं कि भाई डेंटल फॉर्मूला क्या है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहां से एक चीज समझिएगा, ये जो थर्ड मोलर है, विजडम टूथ है, इस विजडम टूथ को हम क्या नाम देते हैं? तो इस विजडम टूथ को हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग होता है। दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन।
ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। देखो, को याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था अपेंडिक्स भी क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिस जो हमारे शरीर में है, जिसका हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी तीसरी दाढ़, अक्कल दाढ़, कब आता है? ये जो थर्ड मोलर है कब आता है? तो ये देखो, ये जो दांत आना शुरू होता है 20 से 24 वर्ष की आयु में। अभी बताओ, क्या 20 से 24 वर्ष तक हम खाना नहीं खा रहे थे? 20 से 24 वर्ष तक हमने अखरोट नहीं खाए, हमने बादाम नहीं खाए, हमने सेब नहीं खाए, है कि नहीं? बिल्कुल खा रहे थे हम। तो भाई अगर 20 से 24 साल तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो 24 साल के बाद ही क्या हमें इसको जरूरत पड़ने वाली है? तो इसीलिए हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसको हम जानते हैं अवशेषी अंग के नाम से। समझे बात को? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं अवशेषी अंग के नाम से। मैम वैलिडिटी कब तक है? राज, आई थिंक इनके बैचेस की शायद वैलिडिटी, आपने तब बैच खरीदा होगा, उसमें मेंशन होगी शायद 2 साल की वैलिडिटी है सारे बैचेस की। जितने भी बैचेस हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है? पूरी की पूरी बक्कल कैविटी है। ये पूरा की पूरी क्या है? हमारी मुख गुहा है। तो उस मुख गुहा के अंदर आप समझ गए होंगे कितने दांत हैं। तो अगर मैं बच्चों के जबड़े की बात करूं, तो मान लीजिए ये वाली साइड बच्चे की है, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाली साइड बच्चे की है, तो तब हम बच्चे की बात करते हैं, तो बच्चे के जबड़े में एक तो थर्ड मोलर नहीं होता है और एक प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो जो बच्चा है, बच्चे के जबड़े में एक तो थर्ड मोलर नहीं होते हैं और एक आपका प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर 0 होते हैं और प्रीमोलर के बाद मोलर कितने होते हैं? मोलर सिर्फ 2 ही होते हैं, थर्ड मोलर इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो भाई जो बच्चे हैं, बच्चों की अगर मैं बात करूं, अब आ जाओ पहले डेंटल फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे लिखते हैं। देखो, तो अगर डेंटल फॉर्मूले की मैं बात करूं, दंत सूत्र की मैं बात करूं, तब हम किसी भी मानव एडल्ट की बात करेंगे, हम मानव वयस्क की बात करेंगे। एडल्ट के या फिर वयस्क के जबड़े में आपके कुल मिलाकर के 32 दांत है, और ये कैसे हैं? आपके 2 1 2 3 यानी 21 23। आप इसको याद रखोगे 21 23 से, 21 23, 21 23, यानी कुल मिलाकर के 8 और 8 16 ऊपर 16 नीचे, और टोटल कितने हो गए आपके? 32, यानी कि 32 दांत हो गए। अभी दांत आपको पता ही चल चुका है, ये इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये तो बात किसकी हो गई? एडल्ट की है, ठीक है। एडल्ट के बाद अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो बेटा जो बच्चों का जबड़ा होता है, ठीक है, एडल्ट के बाद अगर मैं बात करती हूँ, जो बच्चों का जबड़ा होता है, बच्चों के जबड़े में कितने दांत होते हैं? बताओ। बच्चों के जबड़े में अगर मैं बात करूं, तो कितने दांत होते हैं? बेटा बच्चों के जबड़े में होते हैं आपके 2102 अपॉन 2102, 2102 अपॉन 2102। इसका मतलब क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों के अंदर कौन कौन से 2 दांत हैं जो कि नहीं पाए जाते? तो भाई बच्चों के अंतर्गत एक तो आपका प्रीमोलर नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर्स अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अग्रचवर्णक, एक तो अग्रचवर्णक नहीं है, और अग्रचवर्णक के अलावा दूसरे कौन से दांत हैं जो बच्चों के जबड़े में नहीं पाए जाते हैं? तो जो दूसरा है तीसरा मोलर, एक थर्ड मोलर। तो भाई जो थर्ड मोलर है, यानी कि तीसरा चवर्णक, थर्ड मोलर, तीसरा चवर्णक, ठीक है। चलिए, थर्ड मोलर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तीसरा चवर्णक, तो जो तीसरा चवर्णक है और प्रीमोलर है, ये दोनों के दोनों दांत जो होते हैं हमारे जबड़े के अंदर एब्सेंट होते हैं, हमारे जबड़े के अंतर्गत अनुपस्थित होते हैं। एब्सेंट होंगे या फिर ये अनुपस्थित होते हैं किसी भी बच्चे के।
कितने प्रीमोलर हैं? तो भाई 4 तो हो गए आपके प्रीमोलर, और मोलर कितनी है कि नहीं? सॉरी, गलत बोल दिया ना मैंने, बताओ प्रीमोलर कितने हो गए? तो आपके 12 तो हो गए प्रीमोलर, और 4 हो गए आपके थर्ड मोलर। कुल मिलाकर के कितने आपके यही वो दांत होते हैं, ठीक है ना? शिट शिट यार, मैं क्या ही कर रही हूँ। कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8। 8 प्रीमोलर और 4 हो गए मोलर। तो कुल मिलाकर के कितने? तो ये जो 12 दांत है, कौन कौन से? 8 प्रीमोलर और 4 थर्ड मोलर। 12 दांतों को ही हम किस नाम से जानते हैं? यही वो 12 दांत है जिनको हमने परमानेंट टीथ के नाम से जाना था, जिनको हमने मोनोफाइडोंट कहा था, या फिर स्थायी दांत जिनको कहा था, जिनको हमने किस नाम, क्या नाम दिया था? मोनोफायोडोंट। इनको हमने नाम दिया था मोनोफायोडोंट, या फिर अगर हम बात करते हैं एक दंती, मोनोफायोडोंट हमने इसको कहा था, इसको हमने नाम दिया था एक दंती। ठीक है, मोनोफाइडोंट या फिर एक दंती हमने इसको कहा था। यही वो दांत है जिनको हमने एक और नाम दिया था, इनको हमने परमानेंट टीथ भी कहा था। परमानेंट टीथ यानी कि अगर हम बात करते हैं, इन्हीं को हमने स्थायी दंत का नाम भी दिया था, स्थायी दांत भी हमने इनको कहा। ठीक है, समझे बात को? यस और नो? समझे से टोके? अनिरब, लिख दिया है बेटा, 21-23 आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो दांत है गौरव, ये 21 से 24 वर्ष की आयु में उगता है। 21 से 24 वर्ष की आयु में, और मतलब आना शुरू होता है। बहुत सारे लोगों का 27-28 तक भी नहीं आता, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का अभी तक आया भी ना। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। बच्चों का पूछे, देखो 5 और 5, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए? 20 दांत। आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्रीमोलर्स होते, कौन कौन से परमानेंट टीथ होते हैं या फिर मोनोफाइडोंट होते हैं, तो हमने देखा था मोनोफाइडोंट कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब वो कौन से 12 होते हैं? तो 8 तो है आपके प्रीमोलर अग्रच्वर्णक, और 4 कौन से हैं? आपके मोलर, या फिर जिसको हम थर्ड मोलर जो होता है हमारा तीसरा च्वर्णक, जिसको हम विजडम टूथ के नाम से भी जानते हैं। जो अक्खल दाढ़ है और अग्रच्वर्णक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर के परमानेंट या फिर मोनोफाइडोंट टीथ के अंतर्गत आने वाले 12 दांत हमारे होती हैं। और ये जो दांत है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे के जबड़े में ये जो दांत मौजूद हैं, इनको हम जानते हैं मिल्क टीथ के नाम से। ये कहलाते हैं आपके मिल्क टीथ। इनको हम जानते हैं दूध के दांत। बताओ समझ आए कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे ज्यादा इजी वे, इससे ज्यादा इजी तरीका हो ही नहीं सकता समझाने का। अब बताएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? बेटा प्रीमोलर 4 ही होते हैं, इसलिए 4 आए। हेमलता पूछ रही है कि ये प्रीमोलर 4 कैसे आए? क्योंकि बेटा प्रीमोलर सॉरी 8 कैसे आए? प्रीमोलर 8 ही होते हैं। देखो, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। देखो, एक मानव वयस्क का जबड़ा कुछ इस तरीके से होता है। देखो तो सही बेटा, मतलब इससे आसान तरीका तो और क्या ही होगा? ये बताओ मुझे। तो प्रीमोलर 4 ही तो है। देखो, सॉरी 8, 4 नीचे 4 ऊपर, 2 2 4, 2 6 और 2 8, 8 हो गए प्रीमोलर। समझ गए? 8 प्रीमोलर है। देखो, प्रीमोलर कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, हो गए 8। चलिए, तो ये था आपका डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। आपसे वयस्क का पूछे या फिर आपसे बच्चों का पूछे, समझे? चलिए, बहुत अच्छा। तो अगर हम अपने जबड़े की बात करें, तो हमारे जबड़े में तब आप दांत देखोगे तो कुछ इस तरीके से। आपके सबसे पहले ये आगे के 4 दांत हैं इंसीजर, ये आपका कैनाइन, ये आपके हैं प्रीमोलर्स जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों कौन से हैं? आपके मोलर। और ये थर्ड मोलर, इसको हम विजडम टूथ या फिर अक्खल दाढ़ के नाम से जानते हैं।
चल बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। देखो, तो ये जो दांत है इनका फंक्शन क्या होता है और इनकी संख्या क्या होती है? तो आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के दांत हैं? अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंतर्गत कितने दंत है? 4 दंत है। इंसीजर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कृतांक के नाम से जानते हैं। दूसरा कैनाइन, कैनाइन का मतलब क्या है? रदनक। रदनक के अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिमोलर, प्रिमोलर का मतलब क्या है? आपका अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक के अलावा अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है आपका? मोलर। मोलर का मतलब क्या है? चवर्णक। तो भाई ये जो दांत हैं आपके कितने दांत होते हैं इस पे नजर डालो। तो इंसीजर, अगर हम एडल्ट की बात करें, वयस्क की बात करें, तो बेटा किसी भी वयस्क के अंतर्गत या फिर किसी भी एडल्ट के अंतर्गत 8 होते हैं कृतांक। कैनाइन 8 कैसे? 4 ऊपर 4 नीचे 8। कैनाइन रदनक कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे 4 रदनक होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं? 8 ऊपर 8 नीचे, सॉरी, अरे यार मैं क्या ही बोलती हूँ 6 ऊपर और 6 नीचे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कोई नहीं, होता है आज, मतलब घर पे बहुत, आज कल कल तो थोड़ा फंक्शन था तो कल मैं घर निकल गई, तो तब घर से आते ना थोड़ा दिल में मन करता है कि यार और 1-2 दिन घर रुक जाते। वो वाली भावना अभी दिल के अंदर है चलो, तो कितने हो गए बेटा? 32 दांत। ये कितने हो गए आपके? ओवरऑल 32 दांत। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों की, अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चों का जबड़ा है, बच्चों के जबड़े में 8 इंसिजर, 8 कृतांक, ठीक है। कैनाइन की अगर हम बात करते हैं 4 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडल्ट में भी और बच्चों में भी। प्रीमोलर की बात करें तो हमने क्या कहता है, बच्चों में प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, तो प्रीमोलर कितने हैं? 0 है, प्रीमोलर नहीं होते हैं। बच्चों में जो मोलर है एडल्ट में 12 थे, यहाँ पर 4 दांत मिस हो जाते हैं जो कि बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। थर्ड मोलर जिसको हमने कहा था विजडम टूथ, तो 4 विजडम टूथ गायब, तो मोलर कितने होते हैं? 8। तो ओवरऑल कितने दांत हो गए? ओवरऑल हो गए आपके 20 दांत। तो ये होता है बच्चों के अंदर पाए जाने वाले दांत। ठीक है, चलिए, अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, अब अगर हम इनके कार्य की बात करें, तो इनका कार्य क्या है? सबसे पहले इंसीजर का फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए, तो जो इंसीजर है, इंसीजर क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं, मतलब सेब को खाना होता है तो आगे से काट के खाते हो आप। कटिंग का काम होता है ना, काटना। कौन से वाला काटना है ये? तो दांतों से काटना। ये वाला काटना नहीं है, कभी फीलिंग पे पहुंच जाओ। ठीक है, दांतों से काटना। टीयरिंग, टीयर का मतलब क्या होता है? टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो टीयरिंग का मतलब क्या होता है आपका? फाड़ना। इसी के साथ साथ अगर हम ब्रेकिंग की बात करें, तो ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेकिंग हम किसे कहते हैं? ब्रेकिंग को हम कहते हैं तोड़ना। किसका काम है? प्रीमोलर। देखो, तब आप अखरोट खाते, एक कंफ्यूज क्वेश्चन, बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए, प्रीमोलर का फंक्शन क्या है? बाई चांस ऑप्शन में देता है च्युइंग, यानी कि चबाना, और चबाना कोई फंक्शन नहीं होता। सामने लिखा हुआ है तो आपके माइंड में नहीं आएगा, वरना अगर मैं आपसे पूछती प्रीमोलर का फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहते? चबाना, च्युइंग कहते। तो बेटा प्रीमोलर का फंक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ना। क्लास का टाइम है 7:30 बजे। आज 7:30 बजे क्लास नहीं थी क्योंकि आज मैं घर थी, तो मैं 8 बजे तक पहुंचे, मैंने 8 बजे आपकी क्लास शुरू की है। ओके, चलिए, तो मोलर्स की अगर हम बात करते हैं, मोलर्स का फंक्शन क्या होता है? इनका भी च्युइंग या फिर चबाना इनका फंक्शन नहीं होता। तो मोलर्स का फंक्शन क्या होता है? ग्राइंडिंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं पीसना। तो मोलर्स का फंक्शन क्या है? मोलर्स का फंक्शन है बेटा आपका ग्राइंडिंग। तो जो मोलर्स होते हैं, थर्ड मोलर, इसका भी फंक्शन क्या होता है? इसका भी फंक्शन होता है आपका ग्राइंडिंग या फिर पीसना। हाँ, आज लाइव बैच में ये आप लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, तो उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में एंट्री हो जाएगी। दिल्ली बंद है, बट शाम के टाइम एंट्री हो गई, तो फिर मुझे लगा कि आप लोगों की क्लास ले लेनी चाहिए। 8 बजे आते ही मैंने आपकी क्लास लाइव कर दी है। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम 7:30 बजे ही है और वही रहेगा। ओके, तो समझे आप?
इस चीज को समझ गए होंगे कितने प्रकार के दांत है और इनके फंक्शन, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है भाई, अब चलो देखो आगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज समझिएगा यहाँ पर, एनाटॉमी ऑफ द टूथ। आपने दांत देखा है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द टूथ की। आपने दांत का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का हमारा दांत होता है। बात करेंगे दांत की आकार की, एनाटॉमी, या फिर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आकार की। तो दांत की जो आकारिकी होती है कैसी होती है, किस तरीके से दिखता है हमारा दांत? तो कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम अपने टीथ की बात करें, तो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो ये जो दांत होता है इसको हम क्या करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा टीथ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान के चलो कि भाई मान लीजिए हमारा इंसीजर है, ये हमारा दांत है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा दांत है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको गम्स दिखाई देते हैं, इस पार्ट में आपको क्या दिखते हैं? गम्स। तो ये आपका गम्स वाला पार्ट है, इसमें आपको दिखाई देते हैं गम्स। तो सबसे पहले आपके स्माइल में चार चांद लगाने वाला दांत के ऊपर का ताज आपको दिखाई देता है। व्हाइट कलर का एक खोल होता है हमारे दांत के ऊपर, और इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारे दांत के ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं इनेमल के नाम से। तो ये सबसे पहला भाग है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इस भाग को हम नाम देते हैं इनेमल। ये क्या कहता है? सफेद दिखने वाला जो भाग होता है इनेमल। और इस इनेमल को हिंदी में या तो इनेमल लिखा मिलेगा, या फिर इसी को ना हम ताम चीनी भी कहते हैं। तो हिंदी में इसको ताम चीनी भी कहा जाता है ना। आपके स्माइल में चार चांद लगा देता है। तो ये दांत के ऊपर रखा हुआ ताज होता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जो इनेमल होता है, ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इवन अगर हम सभी जानवरों की बात करें, जानवरों के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं क्राउन ऑफ टीथ। इसको क्राउन ऑफ अ टूथ कहा जाता है, दांत का ताज। इसको हम जानते हैं दांत का ताज, हम इसको कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये गम्स वाला पार्ट, ये कौन सा है? ये गम्स है, ये इसके गम्स हैं, यानी कि मसूड़े हैं। दांत में ऊपर आपको मसूड़े दिखाई देते हैं। अब जो मसूड़े वाला भाग है, इसको हम दांत की गर्दन कहते हैं। ये कहलाती है दांत की गर्दन, नेक ऑफ द टूथ। दांत की गर्दन, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेक ऑफ अ टूथ। इसको हम दांत की गर्दन कहते हैं। ओके, इसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो मसूड़े के अंदर धसा हुआ होता है, इस पार्ट के अंदर आपको अलग अलग ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स जाती हुई दिखाई देती हैं, आर्टरीज भी दिखेगी, और आपको इसके अंदर वेन्स भी दिखाई देंगी। तो इस पार्ट के अंदर होती हैं आपके ब्लड वेसल्स, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूट ऑफ टूथ। यानी कि ये क्या कहलाती है? कहलाती है दांत की जड़, रूट ऑफ टूथ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दांत की जड़। और ये जो दांत की जड़ होती है, ये क्या कहलाती है? दिस इज द रूट ऑफ द टूथ। ये आपके दांत की जड़ है। और ये जो दांत की जड़ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जो रूट होती है, जो दांत की जड़ होती है, इसके अंदर कौन सा पार्ट दांत का आपको दिखाई देता है? तो इसमें होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि इसके अंतर्गत पाई जाती है रक्त वहिकाएं। तो उसके अंतर्गत रक्त वहिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा दांत। तो जो ऊपर व्हाइट कलर का खोल हमें दिखता है, वो कभी हमारा दांत नहीं होता। जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्राउन कहते हैं, दांत का ताज कहते हैं। और ये क्या है? आपका इनेमल होता है। अब इसके अंदर जो ये स्किन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम डेंटिन। ये कौन सा भाग है? ये हमारा दांत वाला भाग होता है। ठीक है,
अब हमें पूरे पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नीट का एग्जाम नहीं देना है, बट जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है, इनेमल। अब जो हमें पढ़ना है, दांत का जो ताज होता है, हमें पढ़ना है इनेमल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स में भी स्पेशली मैमल्स, और मैमल्स में भी स्पेशली ह्यूमंस। मैमल्स में भी स्पेशली किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमंस की। एनिमल्स, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका मैमल्स, या फिर ह्यूमंस, यानी कि जानवरों का सबसे कठोर भाग, स्तनधारियों का सबसे कठोर भाग, या फिर मनुष्य का सबसे कठोर भाग आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है, सबसे कठोर भाग। तो भाई मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है बेटा, इसको, ये कौन सा भाग है, तो यही भाग जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनेमल। इसको हम किस नाम से, हिंदी में भी इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में भी हम इसको क्या नाम देते हैं, हिंदी में भी हम इसको कहते हैं इनेमल। सो दिस इज व्हाट नॉन एज इनेमल। ठीक है, इसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं, इनेमल। ठीक है, या फिर हिंदी में एक और नाम से लिखा मिलेगा आपको, तामचीनी। इनेमल के अलावा इसको हिंदी में हम तामचीनी भी कहते हैं। अब देखो, ये जो तामचीनी वाला भाग है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग किस कारण से होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बता सकते हैं आप। आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनेमल है या फिर तामचीनी वाला भाग है, एक्चुअल में ये बना किस चीज से है, इट इज मेड अप ऑफ। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, तो एक्चुअल में किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये बना है आपका कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। एक केमिकल कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो देखो, इट इज अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड से मिलकर के बना होता है, एक यौगिक से मिलकर के बना होता है। यौगिक हम किसे कहते हैं, यदि हम दो या दो से अधिक मिश्रण को, या फिर दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कंपाउंड कहलाता है, वो आपका यौगिक कहलाता है। तब ये किससे, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो तब हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बात करें, अब कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है क्या, तो ये तीन केमिकल का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अगर हम बात करते हैं CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा दूसरा है इसके अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा, बताइए दूसरा कंपाउंड कौन सा होता है इसमें, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। और फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम फोस्फेट का, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। जो तीसरा कंपाउंड इसके अंदर होता है वो होता है आपका फ्लोराइड, इसको हम जानते हैं फ्लोराइड या फिर F निगेटिव के नाम से। ठीक है, तो ये तीन केमिकल कंपाउंड है, ये तीन रासायनिक पदार्थ हैं जिनके मिश्रण से मिलकर के क्या बना है, जिनके मिश्रण से मिलकर के यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या फिर हमारे दांतों के ऊपर का ताज, जिसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं, इनेमल मिलकर के बना हुआ होता है, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे दांतों को या फिर हमारी हड्डियों को मजबूती कौन देता है, हमारे दांतों को या फिर हमारे हड्डियों को मजबूती, और मजबूती के साथ साथ कठोरता कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है। अमन, एनाटॉमी में कुछ भी नहीं है भाई, ऊपर दांत का ताज है,
इनेमल है, इनेमल के बाद गम्स होता है, गम्स के बाद रूट्स होती हैं, बस 3 पार्ट है। इसके अलावा इसमें एनाटॉमी में ना क्वेश्चन पूछता, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उसमें कुछ भी ऐसा खासा समझने की बात नहीं है। पीडीएफ आप लोगों की शेयर कर दी गई है, टेक्निकल टीम को मैंने शेयर कर दी थी परसों सारी पीडीएफ, उन्होंने डाल दी होगी। चलो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है एनाटॉमी में जो दोबारा समझाने का हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और तीसरा कौन सा है, फ्लोराइड। इसीलिए ना मुझे मजा ही नहीं आता पीपीटी से पढ़ाने में, इसीलिए मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाती, क्योंकि जो चीज हाथ से समझा दी जाती है ना वो इसमें कभी समझ नहीं आती, गलतफहमी होती है ये। चलो बताओ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड, से क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, देखो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन क्या पूछे, विच एलिमेंट, विच एलिमेंट या फिर विच कंपाउंड, विच एलिमेंट प्रोवाइड strength, strength and rigidity, strength and rigidity to our teeth and bones, हमारे दांतों और हड्डियों को कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है, ठीक है। मानव के दांत, मानव के दांत और हड्डियों को, मानव के दांत और हड्डियों को कठोरता और मजबूती, कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है, मानव के दांतों और हड्डियों को कठोरता और मजबूती कौन प्रदान करता है, बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका आंसर आप पढ़ते ही ऑलमोस्ट आप कैल्शियम लगाओगे, एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फ्लोराइड। और फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ नेगेटिव, एफ इज फ्लोराइड, फ्लोरीन, एंड एफ नेगेटिव इज फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, कैल्शियम। तो देखो, आपको अगर दोनों ऑप्शन में मिले और किसी एक को मार्क करना हो, तो आप पहली प्रेफरेंस फ्लोराइड को देना और सेकंड प्रेफरेंस कैल्शियम को देना। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, फ्लोराइड और कैल्शियम, आपको किसी एक को मार्क करना है, तो ऐसी स्थिति में आप फ्लोराइड को मार्क करके आओगे। अगर आपके पास ऑप्शन में फ्लोराइड नहीं है, तब आप ऑप्शन में किसको मार्क करके आओगे, कैल्शियम को मार्क करके आओगे, ठीक है। तो हमारी दांतों को या फिर हमारी हड्डियों को एक्चुअल में जो रिजिडिटी है वो कठोर किसके कारण है, या फिर वो मजबूत किसके कारण है, तो हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य फ्लोराइड करती है। और फ्लोराइड के बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो 99% आपको ऑप्शन में फ्लोराइड मिलेगा, और 1% हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या मिले, कैल्शियम मिले, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। फटाफट बताइएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, बढ़े आगे, चले। जबड़ा ही कठोर है, हाँ जी, सबसे कठोर भाग हमारा जबड़ा होता है, ठीक है। चलिए डन, नेक्स्ट। तो अब इसके बाद आपसे पूछ लेता है मॉडिफाइड टीथ।
हमारे शरीर के अंदर ना कुछ मॉडिफाइड टीथ भी होते हैं। तब हम अपने जबड़े की बात करें तो हमारे जबड़े के अंतर्गत ना कुछ मॉडिफाइड टीथ भी पाए जाते हैं। सम ऑफ द टीथ आर द मॉडिफाइड। तो अगर मैं अपने जबड़े की बात करूं, हमारे जबड़े के अंदर आपको कुछ, अरे यार, हमारे जबड़े के अंतर्गत कुछ आपको मॉडिफाइड टीथ भी देखने को मिलते हैं। मॉडिफाइड मॉडिफाइड टीथ, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित दांत। अब ये जो रूपांतरित दांत होते हैं, कौन से दांत होते हैं? ठीक है, तो मॉडिफाइड टीथ में आपको दो दांत पूछे जाते हैं। अगर मैं मॉडिफाइड टीथ की बात करूं तो बेटा मॉडिफाइड टीथ में आपसे दो दांत पूछता है। सबसे पहला एक होता है एलिफेंट टस्क। वन इज एलिफेंट टस्क, यानी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं हाथी का दांत, है ना? हाथी का दांत, खाने का और दिखाने का। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका स्नेक फैंग। सेकंड वन दैट इज स्नेक फैंग। दूसरा होता है स्नेक फैंग, यानी कि सांप का दांत। सबसे पहला आपका हाथी का दांत। हाथी का दांत, हाथी के दांत के अलावा स्नेक फैंग, यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो सांप का दांत। सांप का दांत या फिर सांप का दंत। ठीक है, ये दोनों चीज। सबसे पहले हम एलिफेंट टस्क की बात करेंगे। जो एलिफेंट टस्क है, हाथी का दांत, हाथी का जो जबड़ा होता है, इसको ना दो भागों में विभाजित करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, नाजिया कह रही मैम, मैंने पूछा था कि विजडम टूथ क्या सबको होते हैं, पर आपने जवाब नहीं दिया। नाजिया सुल्ताना जी, बिल्कुल सबके होते हैं। एडल्ट में सबके आएंगे, 22 से 24 से 27 वर्ष की आयु में। हाँ जी, प्रतिभा चौधरी जी, पूरी शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। ठीक है, चलिए डन। देखो यहाँ पर जो हाथी का दांत होता है, पहले क्या होता था? हाथी के जबड़े में ना ऊपर की तरफ दो, हाथी के जबड़े के अंदर के, देखो पता है सब कमेंट्स चलते हैं ना स्क्रीन पे, वैसे स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है, स्पीड से दौड़ते हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि मैम यू नेवर रिप्लाइड मी। मैं आपका रिप्लाई क्यों नहीं करूंगी, आप ये बताओ ना। रीजन क्या है मेरे पास आपका रिप्लाई ना करने का? आपसे मेरी पर्सनल दुश्मनी है? हैं? यार नहीं, ये तो वाला काम होता है फिर आप चलो समझे, बात को समझ जाना बस। आ जाओ, देखो। तो भाई आपका फर्स्ट अपर, सेकंड अपर, फर्स्ट अपर, सेकंड अपर। पहले ये दांत जो हुआ करते थे, ये इंसीजर हुआ करते थे। बहुत समय पहले हाथी के शरीर में ये इंसीजर यानी कि ये कृतांक हुआ करते थे। फिर पता है आपने ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहता है, यानी कि तब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है, उत्पत्ति के सिद्धांत में ये बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि भाई हमारे शरीर का वो अंग, जिस अंग का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो समय के साथ विलुप्त होता चला जाता है और एक समय आता है शरीर से एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के जरूरत के हिसाब से जो अंग है वो अ, उगते, मतलब वो आते भी रहेंगे और वो जाते भी रहेंगे। सीधे से कहने के मतलब ये है। तो भाई हाथी जो हुआ करता था पहले, इसके इंसीजर हुआ करते थे। अब ऐसा तो है नहीं, हाथी कहाँ पे जंगलों में रहता है, जंगलों में सरवाइव करना था। फिर मम्मी सुबह सुबह आएंगी, आलू के पराठे बना के दे देंगी, बढ़िया मक्खन मार के, मलाई मार के, लो बेटा सामने थाली में परोसे जाएंगे, निवाला तोड़ के मम्मी मुंह में डाल रही है। ऐसा तो होता नहीं। वो हाथी को क्या करना है, जंगल में ना चीर फाड़ करनी है। तो तब इसको चीजों की चीर फाड़ करनी है, तो इसकी जरूरत के हिसाब से जो इसका सेकंड अपर इंसिजर हुआ करता था, तो ये मॉडिफाइड होता चला गया, इसका रूपांतरण होता चला गया और ये सामान्य रूप से इसकी वृद्धि हो गई। तो ये एबनॉर्मल तरीके से इसकी वृद्धि होती चली गई और तब ये असामान्य रूप से बढ़ता चला गया। तो इसको हमने क्या कहना शुरू किया? इसको हमने कहना शुरू कर दिया एलिफेंट टस्क।
ये असामान्य रूप से इसकी वृद्धि होती चली गई और इसको हमने क्या कहना शुरू किया? इसको हम टस्क कहते हैं आज के समय पर। और ये इंसीजर से कन्वर्ट हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो इंसीजर से ये कन्वर्ट होता चला गया और ये किस में रूपांतरित हुआ? तो ये कैनाइन में रूपांतरित हो गया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मॉडिफाइड कैनाइन के नाम से। इसको हम मॉडिफाइड कैनाइन के नाम से जानते हैं या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है? इस दांत को कहा गया आपका रूपांतरित रदनक। रूपांतरित रदनक के नाम से हम इसको जानते हैं। मॉडिफाइड कैनाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। और ये क्या था? ये है हाथी का दांत, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम टस्क का नाम देते हैं। अभी देखो ना, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का। और तो ये जो है, ये मॉडिफाइड कैनाइन जो है, ये इसकी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता चला गया ये। ठीक है, इसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता चला गया। एबनॉर्मल इंक्रीज इन इट्स साइज। ठीक है, इसके साइज में, इसके आकार में असामान्य वृद्धि हुई। और असामान्य वृद्धि होते ही ये किसमें, ये आपका रत्नक में परिवर्तित हो गया। तो अब दो क्वेश्चन यहां से पूछता है और वही बार बार पूछता है। सबसे पहला क्या, कि हाथी का वो दांत जिसकी असामान्य रूप से वृद्धि हो गई, वो दांत कौन सा हुआ करता था? तो ऐसा दांत जिसकी नॉर्मल तरीके से वृद्धि होती चली गई या नॉर्मल तरीके से बढ़ता चला गया, ये सेकंड अपर इंसीजर हुआ करता था, दूसरा ऊपरी कृतांक हुआ करता था। ठीक है। या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि एलिफेंट टस्क क्या है? तो जो एलिफेंट टस्क है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं मॉडिफाइड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मॉडिफाइड कैनाइन के नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सो दिस इज नॉन एज मॉडिफाइड कैनाइन। मॉडिफाइड कैनाइन हम इसको कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित रदनक के नाम से जानते हैं। ठीक है। मॉडिफाइड कैनाइन या फिर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका रूपांतरित, रूपांतरित रदनक। मॉडिफाइड कैनाइन या फिर रूपांतरित रदनक। ठीक है भाई। दूसरा, हाथी का दांत। देखो कैसा होता है एलिफेंट टस्क, आप लोगों ने देखा भी होगा। देखा है एलिफेंट टस्क? सबने देखा हुआ है कि नहीं? देखा तो सभी ने है। हाँ, हाथी का देखो, जैसे दरियाई घोड़ा जो होता है, सी हॉर्स होता है दरियाई घोड़े का, या फिर जैसे हिप्पोपोटामस होता है, हिप्पोपोटामस के दो दांत साइड से बाहर निकले होते हैं। तो ये जो हाथी का दांत होता है टस्क, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम मॉडिफाइड कैनाइन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जैसे हिप्पोपोटामस का साइड से दो दांत बाहर निकले होते हैं, दरियाई घोड़े का जो सी हॉर्स होता है, उसके दो दांत बाहर निकले होते हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके मॉडिफाइड कैनाइन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आइए स्नेक फैंग पर। स्नेक फैंग को स्नेक फैंग। हाथी के दांत देखे आपने? सांप, हाथी के दांत तो देख लिए, सांप के दांत। अब देखो जो सांप के दांत दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, सांप का जो फन है ऊपर की तरफ, ये जो दो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ये नुकीले दांत होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। सांप के जबड़े में ऊपर की तरफ दो दांत होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो सांप के दांत। तो एक तो एलिफेंट टस्क, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दूसरा कौन सा है आपका? स्नेक का, सांप का दांत। तो भाई जो सांप का दांत होता है, अगर मैं सांप के दांत की बात करूं, तो आपने सांप का जबड़ा देखा ही है, देख ही लिया है कि नहीं? तो जो सांप का जबड़ा होता है, इसमें आपको जो दांत दिखाई देगा,
है ना? पहले सांप का फन, इसको हम वेनम टिश्यू कहते हैं। तो सांप जहरीले होते हैं। आप जैसे आप कभी भी जैसे सपेरे के पास जाते हो तो क्या कहते हैं कि भाई सपेरा सांप को हाथ में पकड़ लेता है, कुछ नहीं कहेगा ना, उसके साथ खेल लेता है। क्यों कुछ नहीं कहता है वो कि भाई इसका जहर निकाल दिया सपेरे ने। सपेरा कभी जहर नहीं निकाल सकता। जिस तरीके से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्नेक की बॉडी में जो वेनम होता है, यानी जो जहर होता है, वो एक पॉइजन होता है। मतलब वो एक पिगमेंट होता है, जो पॉइजन होता है, वेनम होता है, वो एक वर्णक होता है, तो उसको कभी खत्म ही नहीं कर सकते हम। तो अब सपेरा क्या करता है? सपेरा हाथी के जबड़े में ना यहाँ ऊपर की तरफ दो नुकीले दांत होते हैं, और इन्हीं को हम स्नेक फैंग कहते हैं। तो सांप हमारे लिए कब खतरनाक है? तब खतरनाक है जैसे ही वो वेनम टिश्यू से क्या किया, जहर फेंका और तुरंत दांत गाड़ देता है। तुरंत ऐसे दो दांत होते हैं उसके, उन दोनों दांतों को तुरंत गाड़ देगा। तो अगर वो दांत गाड़े और वो जहर हमारी स्किन में चला जाए तो हमारे लिए खतरनाक है। तो सपेरा क्या करता है? तो सांप के जो ऊपर के दांत होते हैं, जो फैंग होते हैं, इन फैंग को तोड़ देता है। इनको तोड़ देगा तो फिर सांप खतरनाक नहीं होता। जहरीला हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो स्नेक फैंग होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं? तो ये भी आपके मोडिफाइड कैनाइन कहलाते हैं। इनको भी हम मोडिफाइड कैनाइन के नाम से जानते हैं। इनको भी हम किसका नाम देते हैं? इनको भी हम रूपांतरित रदनक का इनको भी हम रूपांतरित रदनक का नाम देते हैं, मॉडिफाइड कैनाइन का नाम देते हैं। ठीक है? बताइए, इनको भी हम क्या कहते हैं? तो इनको भी हम मॉडिफाइड कैनाइन का नाम देते हैं। इनको भी हम रूपांतरित रदनक का नाम देते हैं। बताइए, समझे? तो ये था हमारा दांतों वाला भाग। दांत होते हैं कंप्लीटली फिनिश्ड। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमने ये देखा था कि हमारे दांतों को कठोरता और मजबूती कौन देता है? फ्लोराइड देता है, फ्लोरीन देता है। तो अगर हमारी देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, अचानक मेरे माइंड में आ गया, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और कंफ्यूजन क्या है इसमें, इस चीज को समझिएगा। देखो, मैंने कहा हमारे दांतों को मजबूती और कठोरता कौन देता है? तो भाई हमारे दांतों को मजबूती और कठोरता देने का काम है फ्लोराइड का। क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन में आपको पता है क्या देता है? ऑप्शन में आपको एक तो देगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के साथ एक ऑप्शन में आपको देता है फ्लोराइड। कई बार ना यहाँ पर कंफ्यूजन में फ्लोरीन लगा देते हैं। तो भाई फ्लोरीन नहीं होता है, आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड होता है। ठीक है? अब दूसरा सुनो। अगर हमारी बॉडी में, यानी आप ऐसी जगह पर रह रहे हो नदी नाले के आसपास जिसके पानी में मिनरल्स ज्यादा है, तो ऐसी जगहों पर तब आप रहते हो तो वहां पर पानी के अंतर्गत फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है? या फिर पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, तो यदि फ्लोरीन या फिर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ से एक बीमारी होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि एक्सेस अमाउंट के कारण, अगर फ्लोरीन का हमारी बॉडी के अंतर्गत एक्सेस अमाउंट हो जाए, अत्यधिक मात्रा, यदि इसकी अत्यधिक मात्रा होती है, तो अत्यधिक मात्रा के कारण, तो भाई अत्यधिक मात्रा के कारण क्या होता है? अत्यधिक मात्रा के कारण यहाँ से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। ठीक है? फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस के अंतर्गत क्या होता है? दांत ना पीले पीले पड़ जाते हैं, दांतों के ऊपर ना चकत्ते से पड़ने शुरू हो जाते हैं, पीले 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 धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं फ्लोरोसिस के अंतर्गत। देखो कैसे, तो दांत पूरे पीलापन हो जाता है, दांतों पे धब्बे धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं फ्लोरोसिस के अंतर्गत। फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस में जो है दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं। दांतों पे देखो ऐसे कुछ इस तरीके के दांत हो जाते हैं फ्लोरोसिस के केस में। ये आप देख पा रहे हो, ऐसे पीले पीले ना, गुटखा बहुत ज्यादा खा रखा हो। तो अक्सर ऐसा होता है, अगर आप नदी नाले के आसपास या फिर मिनरल्स जहाँ के पानी में ज्यादा हो, वहां के लोगों के दांत अक्सर आपको पीले दिखाई देते हैं। तो आप दिल्ली में रहोगे, आपके दांत सफेद कम पीले ज्यादा रहेंगे। क्योंकि दिल्ली कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसीलिए। ठीक है? तो ये होती है आपकी फ्लोरोसिस नामक बीमारी, जो किसके कारण से होती है? जो होती है अगर हमारे शरीर के अंतर्गत एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाता है, एक्सेस फ्लोरीन की कंडीशन में। ठीक है भाई? चलिए, तो इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। हाँ जी, बताइएगा। डन?
ओके, ओके। इज़ इट ओके? राजेश पीडीएफ आपको मिलेगी। नहीं तो मॉडिफाइड कैनाइन का मतलब है एज़ जो जिन चेंज हो चुके हैं, जो चेंज हुए हैं। सारिका इनेमल सभी जानवरों का, ऐसे जानवर जिनके जबड़े में दांत होते हैं, सभी जानवर नहीं होंगे। सभी जानवर इन द सेंस आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनिमल्स का, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनिमल्स के अलावा, जैसे मैमल्स पूछ ले, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमंस का। इसीलिए मैंने लिखा है। गॉट इट? महालक्ष्मी जी हमने जो डिस्कस किया है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोराइड causes fluorosis ना, fluorosis, okay? Excess amount of fluorine and fluoride causes fluorosis, which affects our teeth. In this condition, our teeth get damaged due to the excess amount of fluorine. क्लास हमेशा पूरी बाइलिंगुअल ही चलती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ या फिर इंग्लिश में। चलिए ठीक है भाई। आदमी के क्यों नहीं हाथी, वो हाथी दांत, ये कौन सा सवाल है बेटा? आदमी को चीर फाड़ करना नहीं होता, आदमी के पास हाथ है, हाथ से वो खाना खा सकता है। घास फूस नहीं खाता आदमी कि जो उसे जंगलों से जंगलों से फल तोड़ के लाने, जंगलों से पत्ते तोड़ के लेके आने। आदमी जंगलों से पत्ते तोड़ के लेके आता है, चिरफाड़ नहीं करनी होती है। चलिए समझे बात को। बेटा मैंने आपको कहा है, यदि हमारे शरीर के अंतर्गत फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है या फिर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, बेटा दोनों की कंपोजिशन सेम है। यार मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लिटरली। जिसको फ्लोरीन और फ्लोराइड का बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाया, बेटा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो कमर कस के बैठ जाओ, मतलब बेसिक आपका बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं है। बेटा फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है एफ, ठीक है? अगर पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक है, फ्लोरीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तब ये अपनी आयनिक स्टेट में आ जाता है, एक आयन डोनेट, एक आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये फ्लोराइड बना लेता है। तो दोनों की कंपोजिशन सेम ही है, दोनों एक ही चीज है। बस इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इतना डिफरेंस है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन में ये फ्लोराइड है, फ्लोरीन को हम नहीं ले सकते, फ्लोरीन हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम किसी भी एलिमेंट को तब लेते हैं एलिमेंटल स्टेट में ना लेकर के उसको हम आयनिक स्टेट में लेते हैं। बेटा हम कैल्शियम कभी नहीं खाते हैं, हम Ca2 पॉजिटिव खाते हैं। हमारे शरीर में Ca2 पॉजिटिव जाता है। हम कभी भी आयरन नहीं खाते, हम हमेशा Fe2 पॉजिटिव खाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। समझे? जो कैल्शियम है इसके पास कितने थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने रह गए, Ca2 पॉजिटिव 18 रह गए। तो तब हम किसी भी एलिमेंट को लेते हैं उसकी एलिमेंटल स्टेट में ना लेकर के उसकी आयनिक स्टेट में लेते हैं। तो ये फ्लोरीन की ही आयनिक स्टेट है। दिस इज द आयनिक स्टेट ऑफ अ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ही तब एक तब ये अपने आप को स्टेबल बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेगा और खुद को स्टेबल बना लेगा। तो दोनों की एक ही कंपोजिशन है, संरचना एक ही है। अंदर से इनके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बाकी कंपोजिशन इनकी सेम है। तो दोनों के कारण ही बीमारी होगी। अगर पानी में फ्लोरीन का अमाउंट ज्यादा हो या फिर फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा हो, पानी में एफ हो या फिर एफ निगेटिव हो, इन दोनों के कारण ही फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। समझे बात को? तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी है बेटा, और केमिस्ट्री में खासकर से।
फ्लोरोसिस। ठीक है, चलिए बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? डन, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मॉडिफाइड कैनाइन में क्या है बेटा, जो चेंज हो गए, जो रूपांतरित हो गए, ठीक है, ये इंसीजर से कैनाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो एलिफेंट टेस्ट पहले क्या हुआ करता था, इंसीजर था, चेंज हुआ किसमें, कन्वा आपका किसमें चेंज हो गया है, ये आपका कैनाइन में चेंज हो गया है। वैसे स्नेक फैंग होते ही नहीं थे, ऊपर दांत ही नहीं थे, ये धीरे धीरे यहाँ पर कैनाइन डेवलप होते चले गए। तो जब कैनाइन डेवलप होते चले गए, रूपांतरित दांत है जो पहले नहीं हुआ करते थे, इनको हम रूपांतरित दांत के नाम से जानते हैं। डन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। गॉट इट? चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इज इट क्लियर? अभी आप लोगों का कोई और डाउट है तो बताइएगा। बेटा दांत येलो हो रहा है तो फ्लोराइड दांत येलो हो रहा है, ब्रश किया करो। ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री वीक होने से प्रॉब्लम आएगी। बेटा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, इस बार दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, तो पढ़नी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट। जीएस में ये स्टैटिक पार्ट है जिसको आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर। कल संडे है और कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। और कल जो है मैं आप लोगों की क्लास लूंगी डे टाइम में। ओके, तो कल सुबह 10 बजे मैं आप लोगों की क्लास लूंगी, सुबह 10 से 11। अगर किसी भी दूसरे टीचर की क्लास नहीं लगी होगी तो मैं आप लोगों की सुबह 10 से 11 क्लास लूंगी, क्योंकि बीच में कुछ दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। चलेगा। सो गाइस एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एक बच्चा कह रहा है मैम बहुत बड़ी क्लास हो गई है। बेटा 1 घंटे की क्लास हुई है, बहुत बड़ी कहाँ से हो गई है?